से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल इंडिया इंडियन पॉलिटी। एंड इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसके फीचर्स एंड अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पूरा हम यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कवर करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको एटलीस्ट 2 बार देखिएगा, सो दैट आपके जो भी कंसेप्ट होंगे वो आपके डायरेक्टली आपके माइंड में यहाँ पे सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट। जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना जो किस डेट को केम इनटू फोर्स में आया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन गया था कब, ये बन गया था 26 नवंबर 1949 को बन गया था। बट ये केम इनटू फोर्स यानी कि प्रभाव में कब आया ये, तो 26 जनवरी 1950 को ये आया था कम इनटू फोर्स। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड ऑन विच डेट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सी डेट को अडोप्ट किया गया था, अडोप्ट कौन सी डेट को किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। बट ये फोर्स केम इनटू फोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ये केम इनटू फोर्स यानी कि प्रभाव में इसको लाया गया था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका जो चेयरमैन था वो कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। टोटल कितने मेंबर्स थे इसमें, 7 मेंबर्स थे। और इसका जो चेयरमैन था वो कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। टोटल 7 मेंबर थे इसमें। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड मेनली फ्रॉम विच कंट्री। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली कहाँ से बोरो किया गया है, कहाँ से, उसमें जो मेनली जो अमेंडमेंट्स हैं, जो भी मेनली इसमें जो भी प्रावधान हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, बट डायरेक्टली नहीं लिए गए हैं, सब में कुछ ना कुछ यहाँ पे मोस्टली में जो मेजरली क्या किया है, सब में कुछ ना कुछ चेंज करके यहाँ पे जो हैं वो बोरो किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो कहाँ से लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच टाइप। जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट किस टाइप का है, तो ये है एनी सोवरेन कंट्री। ठीक है, तो अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का है, सोवरेन टाइप का है, सोवरेन। ठीक है, अखंड राज्य है अपना। ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड हाउ मेनी आर्टिकल्स। तो अपना जो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडोप्ट हुआ था, उसमें कितने जो थे आर्टिकल्स थे, तो उस टाइम कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। कब, 26 नवंबर 1949 को ये जब अडोप्ट हुआ था उस टाइम पे। एंड 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ये केम इन टू फोर्स यानी कि ये प्रभाव में लाया गया था। प्रजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आर्टिकल्स। तो अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, तो 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। अप्रोक्सीमेट अगर आपको एग्जैक्ट नंबर पूछा जाए, 495 प्लस आर्टिकल यहाँ पे हो चुके हैं, कितने, 495। ठीक है, बट ये अभी आप देख सकते हो 470 प्लस आर्टिकल यहाँ पे हो चुके हैं। स्टार्टिंग में कितने थे, 395। ठीक है, 395 आर्टिकल स्टार्टिंग में थे, अभी ये अराउंड 500 के आसपास हो चुके हैं। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट। जो अभी प्रेजेंट में कितने शेड्यूल्स हैं, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं प्रेजेंट में। ठीक है, विच अमेंडमेंट एडिड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर। जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड जो हैं वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे ऐड किए गए थे, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था ये, 1976 में। ठीक है, इस टाइम में अपनी क्या हुई थी, एमरजेंसी भी यहाँ पे लागू हुई थी। ठीक है, तो एमरजेंसी के टाइम का आप याद कर सकते हो 1976, उसी टाइम एमरजेंसी के दौरान ही यहाँ पे कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, 42nd। ठीक है, तो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है एक्ट है, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। ठीक है, तो जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड भी जो है वो किस में ऐड किया गया था, प्रियम्बल में ऐड किया गया था। ठीक है, प्रियम्बल था अपना, तो वो उसको उसमें ऐड किया गया था क्या, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ठीक है, इसके बाद है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो किस टाइप की गवर्नमेंट को वो प्रोवाइड करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री। दूसरी फॉर्म क्या होती है, प्रेजिडेंशियल, जैसे अपनी कहाँ पे है, अमेरिका में। ठीक है, तो अपने इंडिया में कौन सी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज़ बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है यानी कि अपनी जो पार्लियामेंट है वो इंडिया में वो कौन सी कंट्री से बोरो किया गया है ये प्रावधान, तो ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से लिया गया है क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
और अमेरिका की पूछा जाए तो अमेरिका में किस टाइप की गवर्नमेंट है, तो अमेरिका में गवर्नमेंट है प्रेसिडेंशियल टाइप की। हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड इन इंडिया, हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, कौन इसका एग्जीक्यूटिव हेड है रियल में, तो रियल में कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और अगर नॉमिनल पूछा जाए यानी कि नाम मात्र जो एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है वो बोला जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे सीएम और गवर्नर के बारे में बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इंडिया के बारे में पूछा जाए तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन बन गया, प्राइम मिनिस्टर। अगर किसी स्टेट का पूछा जाए तो वहाँ का क्या होता है, सीएम। ठीक है, यानी कि चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही नॉमिनल हेड पूछा जाए, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, इंडिया का पूछा जाए तो कौन है यहाँ पे, प्रेसिडेंट। अगर किसी स्टेट का पूछा जाए, किसी स्टेट का पूछा जाएगा तो कौन होगा वहाँ पे, गवर्नर होगा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज विच टाइप ऑफ स्टेट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो किस टाइप की स्टेट को दर्शाता है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, दो टाइप के स्टेट होते हैं, एक तो यूनियन ऑफ स्टेट जो अपना इंडिया है, ठीक है, यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनका मिला के एक यूनियन बनाना। ठीक है, तो उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, जैसे अपना इंडिया का है। ठीक है, दूसरा टाइप का होता है जो कि एक अमेरिका का है। ठीक है, तो अमेरिका का दूसरा है यानी कि जिसमें एक उसको अलग अलग वो कर दिए जाते हैं। ठीक है, इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो इंडियन जो फेडरल सिस्टम है उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है, कैसे किया गया है, क्वासी फेडरल, यानी कि ये एक यूनिटरी भी है एंड फेडरल भी है। ठीक है, दोनों के बीच का है। यूनिटरी यानी कि इमरजेंसी के टाइम में कैसे हो जाता है, ये यूनिटरी हो जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास ज़्यादा पावर आ जाती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। एंड अगर इमरजेंसी नहीं है, नॉर्मल केस है, तो यहाँ पे फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्टली यहाँ पे वर्क करता है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, क्वासी फेडरल, यानी कि फेडरल और यूनिटरी के बीच का। विच शेड्यूल कंटेन्स डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो डिवीजन ऑफ पावर्स के बीच में कौन सा जो शेड्यूल है वो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बताता है, सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में अपनी तीन लिस्ट होती हैं, एक होती है अपनी स्टेट लिस्ट, दूसरी है अपनी यहाँ पे यूनियन लिस्ट, एंड थर्ड अपनी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो तीन लिस्ट होती हैं किसमें, सेवन शेड्यूल में। सेवन शेड्यूल में जो लिस्ट हैं कहाँ से ली गई हैं, तो ये ली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो कितनी लिस्ट है यहाँ पे, तीन लिस्ट हैं, एक में स्टेट लिस्ट है, दूसरी यूनियन लिस्ट है, थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं यानी कि जिनके ऊपर जो कानून बनाने का जो कार्य है वो कौन करता है, स्टेट करता है। यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट में जो कानून है, यानी यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दे रखे हैं उन पे जो कानून बनाने का कार्य कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट करती है, यानी कि जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है एक टाइप से वो करती है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जिसके ऊपर जो भी सब्जेक्ट हैं, जिसमें जो भी सब्जेक्ट हैं उन पे स्टेट और जो यूनियन है दोनों सरकार मिल के यहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, तो ऐसी होती है अपनी तीन लिस्ट हैं, किसमें है ये, सेवन्थ शेड्यूल में। हाउ मैनी लिस्ट आर देयर इन द सेवन्थ शेड्यूल, टोटल कितनी लिस्ट है यहाँ पे, तीन लिस्ट हैं। विच लिस्ट हैज़ मैक्सिमम सब्जेक्ट, कौन सी लिस्ट में मैक्सिमम सब्जेक्ट हैं, तो स्टेट लिस्ट जो है इसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट है। ठीक है, बट क्या होता है इमरजेंसी के केसेस में जो भी स्टेट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब किस में आ जाते हैं, यूनियन कौन ये अपनी यूनियन लिस्ट है, यानी कि जिसमें सेंटर जो कानून बनाती है वो उसमें आ जाते हैं क्या, सारे सब्जेक्ट, चाहे वो स्टेट लिस्ट के हो, चाहे यूनियन लिस्ट के हो, चाहे फिर कॉन्करेंट लिस्ट के हो, सब किस में आ जाते हैं, यूनियन के। यानी कि सब जो इंडिया की गवर्नमेंट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है किस पे, जब इमरजेंसी के टाइम में कोई भी सब्जेक्ट हो उस पर। विच लिस्ट हैज़ रेजिडुअरी पावर्स, जो कौन सी लिस्ट में रेजिडुअरी पावर्स हैं। ठीक है, तो रेजिडुअरी पावर्स किस में है, यूनियन लिस्ट में, जिसमें जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है, तो रेजिडुअरी पावर किस में है, यूनियन लिस्ट में। कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, जो फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट कहाँ से, कौन सी कंट्री से बोरो किए गए हैं, तो ये किए गए हैं यूएसए से। ठीक है, यूएसए से क्या लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन विच पार्ट, जो फंडामेंटल राइट्स हैं कौन से पार्ट में मेंशन किए गए हैं, तो पार्ट 3 है जिसमें ये मेंशन किए गए हैं, पार्ट 3 में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल, तो जो भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे क्या हैं, जस्टिसेबल हैं। ठीक है, यानी कि उनको हम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अगर अपने फंडामेंटल राइट्स का क्या किया गया है, वोलेशन हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 12, इन मतलब आर्टिकल 13 में मेनली यहाँ पे बताया गया है कि जस्टिसेबल है। ठीक है, इसके साथ ही अपना आर्टिकल 32 एंड 226, इन आर्टिकल्स में भी
जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके बारे में अपने प्रावधान हैं, ठीक है। विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल 32 है इसको बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया था BR अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे भीमराव अम्बेडकर? तो ये थे अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। तो उसके जो चेयरमैन थे वो थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उन्होंने बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। तो राइट टू इक्वलिटी जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत प्रोवाइड की जाती हैं? तो आर्टिकल 14 से 18 जो आर्टिकल हैं ये हैं राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल्स। आर्टिकल 19 डील्स विद द विच राइट। तो आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम से यहाँ पे डील करता है। विच राइट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर से कौन सा आर्टिकल यहाँ पे डील करता है? ये करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23। आर्टिकल 23, 24, 25, 23 से 25, ठीक है। 23 से 25 में अलग अलग आर्टिकल्स हैं, ये सब किस में है? मतलब इनके अगेंस्ट में है। कौन सा आर्टिकल? अब 23 में क्या है? 23 और 24 हैं। 25 से क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट टू रिलीजन चला जाता है। तो 23 में मेनली क्या है? यहाँ पे जो चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में जो वो होते हैं उन यानी कि राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू चिल्ड्रंस, यानी कि जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे जो फोर्स्ड लेबर करवाई जाती है, उनसे जो काम करवाया जाता है हजार्डियस कंडीशन में, उसको यहाँ पे बैन करता है। एंड आर्टिकल 24 ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर कवर्ड अंडर विच आर्टिकल। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कौन से आर्टिकल में है? 29 एंड 30 में, ठीक है। तो ये अगर मेनली पूछा जाए कि माइनॉरिटीज़ के लिए कौन से आर्टिकल्स हैं तो वो भी कौन से हैं? आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। विच राइट्स इन्फोर्सिज इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कौन सा जो राइट है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ये काम करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हम यहाँ पे 5 टाइप की रिट्स होती हैं उनको हम यहाँ पे लगा सकते हैं इन केस ऑफ अगर अपना जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वोलेट किया जाता है अगर किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, तो हम डायरेक्टली आर्टिकल 32 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन इन विच पार्ट। जो DPSP है वो कौन से पार्ट में यहाँ पे मेंशन है? तो DPSP किस में है? आर्टिकल पार्ट 4 में, ठीक है, पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 3 में अपने का क्या है? पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में अपना है फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 14 से 32, ठीक है, क्या है? फंडामेंटल राइट्स। इसमें आर्टिकल जो 30 हैं, आर्टिकल जो 31 है उसको हटा दिया गया था। आर्टिकल 31 को हटा के कहाँ पे डाल दिया गया था? आर्टिकल 31 को आर्टिकल 300 में डाल दिया, 300A में डाल दिया था। कब? 1978 में, 1978 में डाला था। कौन से विधान संशोधन के दौरान? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू क्या किया गया था? जो अपना आर्टिकल 31 था, 31 क्या था? ये अपना लैंड से रिलेटेड था, यानी कि हम जो लैंड होती थी उसको ओन कर सकते थे या नहीं कर सकते थे उसमें, जैसे गवर्नमेंट का जो भी है काम उसको यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी जो ज़मीन थी उसको एक्वायर कर सकती थी, नहीं कर सकती थी, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल था उसको आर्टिकल 31 से हटा के यानी कि फंडामेंटल राइट से हटा के क्या किया गया था? उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया था। कौन? फंडामेंटल राइट जिस मतलब जो कि वॉयलेट नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन सा बनाया गया था? 300A में, ठीक है। कब किया गया था? 1978 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? 44th, जो कि इमरजेंसी के बाद में आया था। DPSP आर इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो DPSP है वो कौन से देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो आयरलैंड है अपना देश, वहाँ से क्या लिया गया है? DPSP को, ठीक है। DPSP एम्स टू इस्टेब्लिश विच टाइप ऑफ स्टेट। तो DPSP कौन से टाइप ऑफ स्टेट्स के का एम इस्टेब्लिश करती है? यानी कि DPSP का जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है तो वो किस टाइप की स्टेट को यहाँ पे एम करता है? तो वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो DPSP मेनली वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए काम करता है। DPSP आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स और नॉट। तो जो DPSP होती हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होती हैं, ओनली जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो ही इन्फोर्सेबल होते हैं।
फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है एंड कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से 32, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है आर्टिकल पार्ट 5, पार्ट 4 आ जाता है। पार्ट 4 में क्या है फिर अपना, पार्ट 4 में अपना आता है DPSP, ठीक है, DPSP। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच पार्ट, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कौन से पार्ट में है, पार्ट 4A में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 51A, ठीक है। पार्ट 4A में 51A आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड बाय विच अमेंडमेंट, तो कौन से कौन से अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल जो ड्यूटी थी वो ऐड की गई थी, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, जो कि 1976 में हुआ था, तो उसमें फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी वो ऐड की गई थी। कितनी ऐड की गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, जो बट अभी प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में टोटल जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 11 है। तो ये जो 11th है वो कौन सी है, कब की गई थी, तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो 2002 में ऐड की गई थी, और कौन सी है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी, जो कि 8 यानी कि 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड ये क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, ये ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए, फ्री एंड एजुकेशनल, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रंस, ठीक है, और 14 साल के बच्चों के लिए, यानी कि 8 से 14 साल के बच्चों के लिए। एंड कब ऐड की गई थी, 2002 में, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर, तो ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर देयर, तो ओरिजिनली कितनी थी, 10 थी, यानी कि जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, तो उसके दौरान कितनी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। विच अमेंडमेंट एक्ट एडिड 11th फंडामेंटल ड्यूटी, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो था, इसने ऐड की थी 11th फंडामेंटल ड्यूटी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर्स विच फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो इंश्योर करती है विच फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो रूल ऑफ लॉ, यानी कि अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम रूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं। एंड विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म कहाँ से ली गई है हमने, तो यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से। अगर पूछा जाए यूएसए से क्या लिया है, तो यूएसए से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटी ली है हमने आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड यूएसए में किस टाइप की गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में है। कौन से पार्ट में है, पार्ट 4A में है। फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, 10 है। एंड फंडामेंटल ड्यूटी में अभी कितनी है, 11 है। 11th जो है वो कब ऐड की गई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। एंड ये जो 10 थी वो कब ऐड की गई थी, ये की गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। पावर ऑफ कोर्ट्स टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ कोर्ट्स टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू अपना जो कोर्ट जो होती है वो एग्जामिन कर सकती है किसी भी लॉ को, ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, जुडिशियल रिव्यू। तो ये किसको है ये पावर, कोर्ट को, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। यूएसए में कब आया था, 1803 में, किसके द्वारा आया था, जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल एक वो थे, उनके द्वारा आया था, कब, 1803 में। इंडिया में कब अडोप्ट हुआ था सबसे पहले, तो 1975 में। कैसे हुआ था कि इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण केस था 1975 का, तो इसमें आया था क्या, जुडिशियल रिव्यू। मुझे जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक अपने बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट है, और ये पार्ट ऑफ बेसिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जुडिशियल रिव्यू। तो कहाँ से लिया गया है ये, यूएसए से लिया गया है। कौन से टाइम में लिया था, 1975 में। और यूएसए में सबसे पहले इम्प्लीमेंट कब किया गया था, जो ये 1803 में जॉन मार्शल के केस के दौरान, जॉन मार्शल जो थे यहाँ पे उस टाइम पे, यहाँ पे 1803 में लिया गया था यूएसए में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप की सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप टाइप की है। और ये जो सिंगल सिटीजन की जो है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है कहाँ से, ये हमने लिया है ब्रिटेन से,
ठीक है। वोटिंग राइट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? तो ये वोटिंग राइट जो है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यूएफ के बेसिस पे है। अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि हर इंसान को यहाँ पे हर जो अडल्ट इंसान है उनको यहाँ पे वोट देने का अधिकार है। और मिनिमम वोटिंग एज एट प्रेजेंट इज, तो अभी जो प्रेजेंट में वोटिंग एज कितनी है यहाँ पे 18 साल है। जब स्टार्ट किया गया था तो कितनी थी 21 साल थी, बट अभी प्रेजेंट में कितनी है 18 साल। तो वोटिंग एज वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 से 18 बाय विच अमेंडमेंट? तो 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1989 में, 1989 में। कौन से नंबर का? 61st नंबर का हुआ था। कब हुआ था? 1989 में। 1989 में 61st अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत 21st से लेके 18 कर दी गई थी क्या? वोटिंग एज। ठीक है, यानी 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1989 में। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन इन विच पार्ट? तो इमरजेंसी के प्रोविजंस जो हैं कौन से पार्ट में यहाँ पे इंक्लूडेड हैं? तो पार्ट पार्ट कौन सा ही अपना? पार्ट है 17 18। ठीक है, पार्ट 18 में है। ठीक है, पार्ट 18 में है क्या? इमरजेंसी के प्रोविजंस। कौन कौन से आर्टिकल्स पूछा जाए तो आर्टिकल 352 से लेके 360। कितने टाइप की इमरजेंसी है? 3 टाइप की इमरजेंसी है। कौन कौन से टाइप की है? एक है अपनी आर्टिकल 360 है जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को। आर्टिकल 352 से 354 एंड 357 से 58। ठीक है, 358 जो है नहीं 300 ये हो गया 59 तक। तो ये हो गया कौन सा? आर्टिकल 58 59। ये जो है ये है अपनी नेशनल इमरजेंसी। और जो बीच में आर्टिकल बच गए थे 355 से 357 जो आर्टिकल हैं वो क्या आता है? प्रेसिडेंशियल रूल वाली जो इमरजेंसी है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। पार्ट 18 में है आर्टिकल 352 से 360, पार्ट 18 में। ठीक है, इसके अलावा है आर्टिकल 352 डील्स विद विच इमरजेंसी? 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी से डील करता है। 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी से डील करता है। स्टेट इमरजेंसी यानी कि क्या आ जाएगा फिर वहाँ पे? प्रेसिडेंशियल रूल आ जाएगा। तो 356 जो है वो क्या किससे डील करता है? वो करता है स्टेट इमरजेंसी से। 360 जो आर्टिकल है वो किससे डील करता है? 360 आर्टिकल करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से। विच इमरजेंसी हैज़ नेवर बीन इम्पोज इन इंडिया? तो जो आर्टिकल 360 है वो कभी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इमरजेंसी का प्रोविजन कब आता है? 1976 में। ठीक है, 1976 में। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे कौन सी इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया गया था? तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लग गया था नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो एक बार भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। आर्टिकल 368 डील्स विद वाट? तो आर्टिकल 368 किससे डील करता है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 368 है। ठीक है, 352 से 360 किससे डील करते हैं? इमरजेंसी से। एंड 368 जो है 368 किससे डील करता है? अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होते हैं, जैसे कि हम किसी भी आर्टिकल के सामने जो कैपिटल ए लिखते हैं यानी कि वो अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें आर्टिकल 31 को किसमें किया था? 300A में किया था। 300A, तो वो एक अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1978। तो ये जो एक कैपिटल ए लिखते हैं इनकी अमेंडमेंट होने के बाद जो है तो ये कौन से आर्टिकल के थ्रू अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो आर्टिकल 368 368 के तहत हम यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन बाय हाउ मेनी मेथड्स? जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितने मेथड्स के थ्रू किया जा सकता है? तो 3 मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से आर्टिकल का यूज़ करके? 368 आर्टिकल का यूज़ करके। विच अमेंडमेंट प्रोसीजर रिक्वायर स्टेट रेटिफिकेशन? कौन सा जो अमेंडमेंट है रिक्वायर करता है, ज़रूरत पड़ती है जिसमें स्टेट रेटिफिकेशन की? तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट। ठीक है, तो कितने कौन सा अमेंडमेंट प्रोसीजर है जिसमें रिक्वायर होती है स्टेट की रेटिफिकेशन? तो ये है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट। विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, इमरजेंसी के जो दौरान ये अमेंडमेंट हुआ था वो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ पे क्या हुए थे? यहाँ पे अमेंडमेंट हुए थे, मतलब एक अमेंडमेंट में ही बहुत सारे यहाँ पे अमेंडमेंट हुए थे। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट टू बाय विच अमेंडमेंट? तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि आर्टिकल जो 31 था, आर्टिकल 31 को
कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान इसको किस में रख दिया गया था, 300A में रख दिया गया था। ठीक है, अगला है राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ विच टाइप ऑफ आर्टिकल। तो ये अभी लीगल राइट है या फिर इसको बोल सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट ये अब क्या नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट का क्या मतलब होता है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हो 12 से 35 के बीच में क्या है अपने, आर्टिकल 12 से 35 क्या है अपने फंडामेंटल राइट। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 12 से 35 क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये लीगल राइट है बट फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या, राइट टू प्रॉपर्टी। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडिड बाय विच अमेंडमेंट। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे ऐड किया गया था, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ कब ऐड किया गया था, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का। 52वां संविधान संशोधन 1985, 1985 का 52nd अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का, जिसके तहत क्या ऐड किया गया था, ये ऐड किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत ऐड किया गया था। पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बाय विच अमेंडमेंट। तो पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब आया था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। ठीक है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, राइट टू एजुकेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल के दौरान में प्रोवाइड किया गया है, राइट टू एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन का आर्टिकल 21A में। ठीक है, आर्टिकल 21A में ऐड किया गया है राइट टू एजुकेशन, राइट आर्टिकल 21A में। ठीक है, पंचायती राज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में। एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। आर्टिकल 21A वाज एडिड बाय विच अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 21A जो है वो कौन से आर्टिकल के दौरान ऐड किया गया था, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। और इसी से क्या ऐड किया गया था, 51A में जो लास्ट अपनी फंडामेंटल ड्यूटी थी, यानी कि 11वें नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड ही थी, वो किसके तहत ऐड की गई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। ठीक है, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, तो 101 यानी कि 101वां संविधान संशोधन था। कब ऐड किया गया था जीएसटी को, 2016 में ऐड किया गया था। ठीक है, 2016 में। ठीक है, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 101 यानी कि 101वां संविधान संशोधन कब, 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड 10% EWS रिजर्वेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच अमेंडमेंट। 10% जो EWS का रिजर्वेशन है उसको कौन से अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको किया गया था 103वें अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। ठीक है, अभी मेनली हम यहाँ पे 105 यानी कि 101 से 105 अपने को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट है ये अपने को यहाँ पे याद होने चाहिए। 101 में क्या हुआ था, जीएसटी ऐड हुआ था, जीएसटी। ठीक है, अभी 103 में हमने पढ़ा क्या, यहाँ पे EWS के लिए क्या हुआ था, 10% रिजर्वेशन वाला जो था वो 103 में हुआ था। 101 में क्या हुआ था, जीएसटी कब हुआ था, जीएसटी वाला कब हुआ था, मतलब इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 2016 में। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो अमेंडमेंट था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। और EWS के लिए 10% रिजर्वेशन, EWS के लिए 10% रिजर्वेशन 2019 में 103वां अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, तो बीच में एक कौन सा आया था, बीच में 102 आया था। ठीक है, अब स्टेट पावर टू आइडेंटिफाई ओबीसी वाज रिस्टोर्ड बाय विच अमेंडमेंट। तो ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्टेट की पावर थी वो रिस्टोर की गई थी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो 105वें अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2021 में आया था। 105वां अमेंडमेंट एक्ट ओबीसी के लिए स्टेट की जो पावर थी उसको री इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि रिस्टोर किया गया था कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 105। 105 को आप यहाँ पे किससे रिलेटेड कर सकते हो, 105 हो गया ओबीसी से रिलेटेड, 103 किससे रिलेटेड हो गया, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, 101 किससे रिलेटेड हो गया, जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज प्रोपाउंडेड इन विच केस। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन से केस से बाहर निकल के आया था, केशवानंदन भारती केस 1975।
ठीक है। 1973 केशवानंदन भारती केस जो 1973 में हुआ था, तो उसके तहत क्या आया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि उसके बाद ही 1975 में क्या आया था, अपना जुडिशियल रिव्यू भी आया था। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से यहाँ पे लिया गया था, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट यूएसए से लिया गया था। यूएसए में सबसे पहले कहाँ पे कब आया था, 1803 में। कौन था वहाँ पे, जॉन मार्शल था। 1975 में किसके तहत आया था, 1975 में था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस था। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को फिर भी किसका माना था, बेसिक स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट माना था। तो जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, तो बेसिक स्ट्रक्चर उनका कब कौन से केस के थ्रू आया, तो वो आया था केशवानंदन भारती केस जो कि 1973 में हुआ था। अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, पार्लियामेंट कैन अमेंड विच पार्ट्स। तो पार्लियामेंट कौन कौन से पार्ट्स को अमेंड कर सकती है, एनी पार्ट एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट है किसी भी आर्टिकल किसी भी पार्ट को यहाँ पे अमेंड कर सकती है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। एंड अमेंडमेंट जो करती है वो किस आर्टिकल के बेसिस पे करती है, 368 आर्टिकल जो है उसके बेसिस पे पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। एंड बेसिक स्ट्रक्चर कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1973 में, जो केशवानंदन भारती केस जो आया था उसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया था जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो। विच फीचर और इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कौन सा फीचर है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, विच फीचर इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में 1973 के केशवानंदन भारती केस में। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच डॉक्ट्राइन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट भी इसको अमेंड नहीं कर सकती थ्रू आर्टिकल 368। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एम्स एट विच डेमोक्रेसी टुगेदर। जो फंडामेंटल राइट हैं यानी कि पार्ट 3 में जो है, एंड डीपीएसपी पार्ट 4 में। ठीक है, तो पार्ट 4 में और पार्ट 3 में वो किस टाइप की डॉक्टर डेमोक्रेसी को यहाँ पे एम करते हैं, तो सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कौन सा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हम कोर्ट में यहाँ पे जस्टिसेबल कौन सा है, तो फंडामेंटल राइट जो हैं वो क्या होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, कोर्ट में हम जा सकते हैं इनको लेके। यानी कि अगर कोई इनका अवॉइड करता है, कोई इनको यहाँ पे नल एंड वॉइड घोषित करता है तो। एंड जो डीपीएसपी होते हैं ये जस्टिसेबल नहीं होते हैं। डीपीएसपी कौन से देश से लिए गए थे, ये लिए गए थे आयरलैंड से। एंड जो फंडामेंटल राइट है वो लिए गए थे यूएसए से। ठीक है, विच पार्ट रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो कौन सा पार्ट जो है रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी यानी कि पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज अमेंडेबल। लिविंग डॉक्यूमेंट को बोला जाता है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, यानी कि वो अभी भी जीवित है। विच बॉडी हैज़ फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी बॉडी है के पास फाइनल अथॉरिटी होती है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करने के लिए। तो जो फाइनल अथॉरिटी है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। यानी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करना। तो यानी कि पार्लियामेंट के ऊपर कौन सी ये आ जाता है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी यहाँ पे अमेंड नहीं कर सकती, किसका यूज़ करके, आर्टिकल 368 का यूज़ करके। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम होम, तो पीपल ऑफ इंडिया, ये अपना प्रियम्बल का जो फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ से अपनी जो पावर्स हैं उनको डेराइव करता है, तो पीपल ऑफ इंडिया से, यानी कि भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो वहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वहाँ से अपनी जो पावर्स हैं वहाँ से यहाँ पे डेराइव करता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ये आपको जो यूपीएससी का पूरा सिलेबस है इसमें कवर किया जाएगा। तो आप 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके जो सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड सारे जो क्वेश्चन हैं, सारे जो इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ पे आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।